अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं सिंहासन 32 में से 15वीं पुतली की कहानी। ठहरो राजा भोज, अभी इस सिंहासन पर बैठने के काबिल आप नहीं हुए हो। मेरी पिछली सखियों ने जो राजा विक्रमादित्य की कथाएं आपको सुनाई हैं, क्या उनमें से कोई भी ऐसी कथा है जो तुम्हारे अब तक के किए कार्य से मेल खाती हो? क्या विक्रमादित्य जैसा दान या कल्याणकारी कार्य तुमने अपने जीवन में किया है? शायद नहीं किया। अगर ऐसा होता तो अब तक तुम विक्रमादित्य से ऊंचा या उनके समान कार्य का हवाला देकर इस सिंहासन पर बैठ चुके होते। इसलिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूं, जरा ध्यान से सुनो। राजा विक्रमादित्य अपनी जनता के कल्याण का पूरा ध्यान रखते थे। उनके शासन में उनका राज्य उज्जैन पूर्ण रूप से समृद्धिशील था। उज्जैन राज्य की सुख समृद्धि की यह दशा थी कि व्यापारियों का व्यापार दूर दूर राज्यों और दूसरे देशों में फैला हुआ था। उज्जैन में अन्य सेठों की सज्जनता और व्यवहार कुशलता के साथ सेठ पन्नालाल का काफी नाम और यश था। वो दयालु और परोपकारी था। उसके पास जो भी दीनहीन व्यक्ति जिस इच्छा से भी आता था, उसकी इच्छा पूरी होती थी। सेठ पन्नालाल का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके एक पुत्र था हीरालाल, जो गुण और स्वभाव में अपने पिता पर गया था। वो सुशील विनम्र स्वभाव का था। हीरालाल जब वयस्क हुआ तो उसके पिता को उसके विवाह की चिंता हुई। उसने नगर के कुछ ब्राह्मणों को अपने यहां आमंत्रित किया और उन्हें आदर सत्कार देकर कहा, आप लोगों को इसलिए कष्ट दिया है कि मेरे पुत्र का लगन मुहूर्त देखकर तय करें कि उसका विवाह कब और कहां होगा। ब्राह्मणों ने लगन मुहूर्त देखा और कहा, आपके सुपुत्र के विवाह के योग शीघ्र बनेंगे यजमान। इस उत्तर से प्रसन्न होकर सेठ ने कहा, मैं भी अपने पुत्र का विवाह शीघ्र करना चाहता हूं। उसके लिए ऐसी कन्या की खोज कीजिए जो रूप और गुणों में मेरे पुत्र हेतु सर्वथा योग्य हो। सेठ का प्रस्ताव सुनकर एक ब्राह्मण ने कहा, सेठ जी, आपके सुपुत्र के योग्य एक कन्या मेरी नजर में है। मुझे इसके लिए कन्या पक्ष के यहां जाकर उनके विचार ज्ञात करने होंगे। अवश्य, क्यों नहीं, इस कार्य की पूर्ति भी आप ही कीजिए ब्राह्मण देव। सेठ ने कहा, मैं कन्या पक्ष के यहां आपको जाने आने का खर्च और अन्य व्यवस्था कराने के लिए तैयार हूं। ठीक है सेठ जी, कहां है कन्या पक्ष के लोग? उनका कार्य व्यापार क्या है? सेठ ने पूछा। कन्या के पिता समुद्र पार एक द्वीप में रहते हैं। मैं हर वर्ष उनके यहां यज्ञ कराने जाता हूं। वे आप जैसे ही भले और सज्जन व्यक्ति हैं। उनका भी व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ है। ब्राह्मण ने सेठ को कन्या पक्ष की जानकारी दी। तब तो आप यथाशीघ्र उनसे संपर्क स्थापित करने जाइए, उनसे विवाह की बात चलाइए, उनके विचार मालूम कीजिए। जो भी उत्तर हो उससे हमें अवगत कराइए। उसके बाद सेठ ने ब्राह्मण को राह खर्च के लिए धन देकर आने जाने के लिए घोड़े का प्रबंध करके विदा किया। कुछ दिनों बाद उस ब्राह्मण ने कन्या के यहां से लौटकर सेठ को सूचना दी। कन्या के पिता ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। उसके बाद विवाह की तैयारियां आरंभ हो गईं। संदेशों का आदान प्रदान हुआ। विवाह की तिथि भी तय कर ली गई। संयोग ऐसा हुआ कि विवाह की तिथि जब निकट पहुंची तो मूसलाधार वर्षा होने लगी। नदी नाले उमड़ पड़े। द्वीप पर तक पहुंचने का सरल मार्ग अवरुद्ध हो गया। अब तो वहां तीव्रगामी सवारी के माध्यम से ही लंबे रास्ते से जाया जा सकता था, मगर इतना समय नहीं था। सरल मार्ग अवरुद्ध हो चुका था और लंबे मार्ग से जाने का अर्थ था विवाह के मुहूर्त की तिथि का टल जाना। सेठ पन्नालाल बड़ा दुखी और परेशान होने लगा। उसका ध्यान इस अनहोनी की ओर बिल्कुल नहीं गया था। अन्यथा वो विवाह की तिथि वर्षा काल को ध्यान में रखकर तय करता। चिंताजनक बात तो यह थी कि कन्या पक्ष के पास समय से सूचना भी नहीं भेजी जा सकती थी। वो सोचने लगा, उधर भी विवाह की तैयारी होगी,
इधर से बारात नहीं पहुंची तो कन्या पक्ष को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। बहुत यत्न करके जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी तो विवाह तय कराने वाले ब्राह्मण ने ही सेठ के समक्ष सुझाव रखा। इस परिस्थिति में अब एक ही रास्ता बचता है और वो ये है कि महाराजाधिराज अपने अश्वशाला में रखे पवन वेग से चलने वाले रथ और अश्व इस कार्य के लिए दे दें। पवन वेग वाले उस रथ पर 8-10 लोग विवाह का कार्य संपन्न कराने के लिए जा सकते हैं, शेष लोग पीछे आ जाएंगे। क्या महाराज विक्रमादित्य के पास ऐसा कोई रथ है? आशा से भरपूर स्वर में सेठ ने पूछा। मेरी पूर्ण जानकारी में ये बात है, ब्राह्मण ने कहा। आप जाकर राजा से वो रथ मांगे। मुझे विश्वास है कि प्रजापालक महाराज आपकी चिंता का निदान अवश्य कर देंगे। ब्राह्मण के सुझाव को मानकर मन में आशा लिए सेठ पन्नालाल राजा विक्रमादित्य के दरबार में उपस्थित हुआ। उसने हाथ जोड़कर राजा की सेवा में आने का उद्देश्य बताया और कुछ संकोच के साथ पवन वेग वाले रथ की मांग की। सेठ की समस्या जानकर राजा ने मुस्कुराकर कहा, मेरा सारा कोष प्रजा के लिए ही है। मैं तो प्रजा का सेवक हूं। तुम उस रथ और अश्वों को ले जाओ और अपने पुत्र का विवाह संपन्न कराओ। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद राजा ने अश्वशाला के प्रबंधक को बुलाकर पवन वेग वाला रथ सेठ को देने के लिए कह दिया। रथ मिल जाने के कारण सेठ अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने राजा का कोटि कोटि धन्यवाद किया। रथ के साथ राजा ने अपने श्रेष्ठ सारथी भी उन्हें दे दिए। उम्दा नस्ल के हष्ट पुष्ट श्वेत घोड़ों की शोभा देखते ही बनती थी। सेठ ने मन ही मन सोचा, वो रथ और उसके घोड़े उसके पुत्र के विवाह में 4 चांद लगा देंगे। रथ सहित जब वो लड़की के घर के लिए रवाना हुआ तो अपनी प्रसन्नता उसने ब्राह्मण से भी प्रकट करते हुए कहा, आपने समय रहते बहुत उचित बात सुझाई ब्राह्मण देव, अन्यथा मैं तो हर ओर से निराश हो गया था। और रथ तथा अश्व भी कैसे सुंदर मिले हैं। मेरा पुत्र इस रथ पर बैठकर विवाह के लिए जाएगा तो ऐसा लगेगा जैसे इंद्रदेव की सवारी आ रही हो। क्यों नहीं जजमान, ब्राह्मण भी उसकी प्रसन्नता में खुद को शामिल करता हुआ बोला। उधर राजा विक्रमादित्य ने रथ देने के बाद विचार किया, यदि सेठ के पुत्र के विवाह में रथ देने के बाद भी कोई व्यवधान उत्पन्न हो गया तो उसका किया उपकार अधूरा रह जाएगा। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रथ दिया गया है उसकी पूर्ति हर हाल में होनी आवश्यक है। व्यवधान की आशंका को ध्यान में रखकर राजा विक्रमादित्य ने मां काली द्वारा दिए गए बेतालों का स्मरण किया और उनके सामने आने पर बोले, मैंने आज अपने लिए नहीं किसी अन्य पर उपकार करने के लिए तुम्हें बुलाया है। तुम दोनों मेरे उस उपकार में अपना सहयोग देने के लिए तैयार हो? क्यों नहीं स्वामी, हम हर वो कार्य करने को तत्पर हैं जिसकी आज्ञा आप दें। तो सुनो, सेठ पन्नालाल को अपने पुत्र के विवाह को संपन्न कराने के लिए हमने अपनी अश्वशाला का सबसे सुंदर और तेज गति वाला रथ प्रदान किया है। वर्षा ऋतु की प्रबलता को देखते हुए विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता कि कहां और किस ओर जल का वेग इतना बढ़ जाए कि मार्ग अवरुद्ध हो जाए। तुम दोनों रथ के साथ साथ जाओ और जहां कहीं भी व्यवधान की स्थिति देखो, हर संभव उनकी मदद करो। विवाह संपन्न कराने और लौटकर सकुशल आने तक की समस्त जिम्मेदारी तुम दोनों की है। आप निश्चिंत रहें स्वामी, आपने जो आदेश दिया है उसकी पूर्ति अवश्य होगी। ये कहकर और राजा से आज्ञा प्राप्त करके दोनों बेताल छाया की तरह रथ के साथ हो लिए। पवन रथ लंबे रास्ते पर द्रुत गति से दौड़ पड़ा। आधा मार्ग तय हुआ था कि सेठ पन्नालाल ने देखा, आगे का मार्ग जल से भरा पड़ा है। चारों ओर जल ही जल है, सड़क का कहीं अता पता नहीं है। सेठ के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। सारथी ने अश्वों की लगाम खींची ही थी कि तभी एक चमत्कार हुआ। घोड़ों सहित रथ हवा में उठने लगा। नीचे सागर की लहरें थपेड़े खा रही थी और रथ उन लहरों से ऊपर तैरता हुआ उड़ता चला जा रहा था। सेठ उस चमत्कार को नहीं समझ पा रहा था। दरअसल राजा के आदेश पर रथ के साथ साथ लगे दोनों बेतालों ने अश्वों सहित रथ को उठा लिया था।
रथ ने कुछ देर में ही जल मार्ग तय कर लिया और उस पार उतरा जहां कन्या पक्ष वाले वास्तव में बारात की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सागर की लहरों पर उड़कर आते रथ को देखा तो विस्मित से दांतों तले उंगली दबा ली। कोई समझ न पाया कि यह चमत्कार कैसे हुआ। खैर, समय पर सेठ पन्नालाल के पुत्र का विवाह संपन्न हुआ। उज्जैन नगरी में वधू को साथ लेकर लौटे सेठ पन्नालाल ने घर जाने के बजाय पहले राज दरबार का रुख किया। सेठ पन्नालाल के पुत्र वधू को राजा ने आशीर्वाद दिया। सेठ पन्नालाल रथ की प्रशंसा करते नहीं थकता था। राजा ने उसके मन की बात जानकर वो रथ और घोड़े पन्नालाल को उपहार स्वरूप दे दिए। इस कथा को सुनकर पुतली ने राजा भोज से पूछा, क्या इस तरह का उपहार दान और मुसीबतों में फंसे प्रजाजनों पर ऐसा कोई उपकार किया है राजा भोज? यदि तुम्हें अपने जीवन का ऐसा कोई उपकार या दान याद आ रहा है तो इस सिंहासन पर विराजमान हो जाइए, अन्यथा इसका मोह त्याग दीजिए। यह कहकर पुतली वापस सिंहासन में अपने स्थान पर जाकर स्थिर हो गई। पुतली का यह प्रश्न सुनकर राजा भोज महल की ओर लौट गए। उस दिन भी उन्होंने सिंहासन पर बैठने का मोह त्याग दिया था। अगले दिन जब शुभ मुहूर्त की घड़ी आई तो राजा भोज सिंहासन पर बैठने की लालसा लिए फिर से सिंहासन की ओर चल दिए, मगर इस बार भी उन्हें सिंहासन की ओर बढ़ा अपना कदम पीछे खींचना पड़ा, क्योंकि इस बार 16वीं पुतली सिंहासन से बाहर निकलकर उनके रास्ते में आकर खड़ी हो गई।